नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन ज्योग्राफी MCQ सीरीज़, जिसमें हम पूरे भारतीय भूगोल को MCQ के रूप में टॉपिक वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 5वीं क्लास होगी। वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। भारत के भौतिक विभाजन की क्लास हम कर रहे थे, उससे रिलेटेड MCQs को देख रहे थे। वहीं से आगे आज कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की 4 क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर आप उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, वृहद हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वृहद हिमालय के बारे में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, इसे हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। क्या ये सही है? पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। वृहद हिमालय को हिमाद्री के नाम से, सर्वोच्च हिमालय के नाम से, महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं और इसे हिमाद्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, बर्फ का घर बना रहता है इस वजह से। ठीक है, ये सारे नाम इसी के हैं। हिमालय की सबसे आंतरिक श्रेणी भी है, सबसे उत्तरी श्रेणी, इसीलिए इसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसे मुख्य हिमालय भी कहते हैं। दूसरा, यह पश्चिम में नंगा पर्वत या सिंधु नदी के गॉर्ज से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक एक चाप की भांति फैला हुआ है। क्या ये सही है? जो महान हिमालय है हमारा, ये जो श्रेणी है पूरी की पूरी, ये पश्चिम में नंगा पर्वत से इसकी शुरुआत होती है, सिंधु नदी के गॉर्ज से, और पूर्व में नामचा बरवा जो पर्वत है ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक जहां पर वो स्थित है, वहां तक ये पूरा फैला हुआ है। एक धनुष की भांति, एक आर्क की भांति, धनुष की आकृति में फैला हुआ है महान हिमालय। क्या ये सही? ये भी सही है। पूछा है दोनों में से कौन सा सही है? दोनों आपके बिल्कुल सही यहां पर हो जाएंगे। ठीक है, अगला है हमारा कथन है, महान हिमालय में पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग में हिमरेखा की ऊंचाई अधिक पाई जाती है। क्या ये सही है? देखिए, महान हिमालय के अंदर हिमरेखा जो पाई जाती है वो लगभग 4500 से 6000 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में, या इस ऊंचाई के ऊपर आपको बर्फ ही देखने को मिलेगी। तो लगभग 4500 से शुरू हो जाता है और 6000 तक चलता है। लेकिन अब इस हिमालय का, ये महान हिमालय के 2 भाग हैं। एक हमारा है पूर्वी भाग और एक हमारा है पश्चिमी भाग। वो कह रहा है कि पूर्वी भाग की तुलना में हिमरेखा की ऊंचाई अधिक होती है। यानी अगर पूर्वी भाग में हिमरेखा कितनी होगी, लगभग मान लीजिए 4500 से 5000 मीटर के मध्य में, तो पश्चिमी हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई लगभग 5500 से 6000 के मध्य में होती है। तो यहां पर बोला गया कि पश्चिमी हिमालय में, पश्चिमी महान हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई पूर्वी हिमालय से ज्यादा होती है। पहली बात, यह तथ्य बिल्कुल आपका सही है। अब इसके पीछे कारण दिया है। देखिए, हिमालय का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में ज्यादा शुष्क है। क्या यह सही है? इसका मतलब क्या हुआ कि वो ज्यादा शुष्क है। जो पश्चिमी हिमालय है वो ज्यादा सूखा हुआ है, ड्राई है, जिस वजह से वहां पर क्या होता है, वहां पर बरसात कम होती है, बर्फबारी कम होती है। तो हिमरेखा वहां पर ऊंचाई वाले इलाकों में स्थित है। क्योंकि पश्चिमी हिमालय हमारा इस तरफ हो जाएगा, उत्तर भारत की ओर। पूर्वी हिमालय आपका नॉर्थ ईस्ट से लगा हुआ है, तो यह है समुद्र के नजदीक। यहां से लगातार पानी यहां पे जाता रहता है, नमी जाती रहती है, वर्षा भी काफी होती है। तो वहां पर हिमरेखा की ऊंचाई काफी नीचे, बर्फबारी वहां पर ज्यादा होती है। लेकिन ऊपरी वाले इलाकों में क्या है कि वहां पर शुष्क वो ज्यादा है, ड्राई ज्यादा है, तो कम वर्षा होती है, कम बर्फबारी होती है। तो नमी की कमी के कारण पश्चिमी भाग में बर्फ की परत बनने के लिए बहुत कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसीलिए केवल उचले इलाकों में ही आपको बर्फ देखने को मिलेगी। तो पश्चिमी हिमालय में जो हिमरेखा है वो ऊपरी इलाकों में होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में निचले इलाकों में भी आपको मिल जाएगा, वहां पर हिमरेखा थोड़ी नीचे होती है। कारण भी सही है और कथन भी सही है और व्याख्या भी सही है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, पश्चिमी भाग सूखा हुआ है, ड्राई है, इसीलिए बर्फ जमने के लिए जो पर्याप्त नमी है वो नहीं मिल पाती, जिस वजह से हिमरेखा ऊपर की ओर खिसक जाती है। ठीक है, वृहद हिमालय की निम्नलिखित चोटियों को उनके ऊंचाई के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें।
तो वृहद हिमालय की जो चोटियां हैं इनको आपने घटते हुए क्रम में लगाना है। पहले यहाँ पे दिया हुआ है मकालू पर्वत। मकालू पर्वत की अगर हम बात करते हैं, इसकी ऊंचाई लगभग 8481 मीटर के करीब है। जो माउंट मकालू है हमारा लगभग 8400 मीटर के करीब है। तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी इसे माना जाता है। अगर हम धौलागिरी की बात करते हैं, धौलागिरी लगभग 8170 मीटर के करीब ऊंचा है। ठीक है, धौलागिरी को दुनिया की 7वीं सबसे ऊंची चोटी माना जाता है और यह नेपाल में स्थित है। नंदा देवी शिखर की बात करें, उत्तराखंड में स्थित है। 7817 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। केदारनाथ की बात करें, केदारनाथ शिखर जो है हमारा लगभग 6900 मीटर के करीब है। ठीक है, तो ऊंचाई के आधार पर ही ये लगे हुए हैं, यानी 1 2 3 4 हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? कई बार वो पर्वत शिखरों को ऊंचाई के आधार पे लगाने को देता है। पहले हम महान हिमालय के बारे में जान रहे हैं, उसी के अंदर ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं महान हिमालय में। तो कई बार वो ऊंचाई के आधार पे देता है, कई बार पूर्व से पश्चिम की ओर लगाने को देता है। तो चलिए इनको लगाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो सबसे पूर्व में है वो वाली शिखर आएगी। सबसे पूर्व में इनमें से कौन सा, अगर आपको इन सबकी लोकेशन पता है तो आप आसानी से कर जाएंगे। सबसे पूर्व में आएगा सिक्किम का कंचनजंगा। ठीक है, जो कंचनजंगा है भारत और नेपाल के बॉर्डर पर है, सिक्किम में स्थित है। ठीक है, इन सभी चोटियों में सबसे पूर्वी कौन है, वो कंचनजंगा है। तो कंचनजंगा जहां पर पहला है वो बचे रहेंगे, बाकी दो आपके एलिमिनेट हो गए। अब पूर्व से और उत्तर की ओर चलिए या पश्चिम की ओर चलिए। सिक्किम के बाद आपका नेपाल पड़ जाएगा, वहां स्थित है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसके बाद और अधिक चलिए मध्य नेपाल की ओर, वहां पर स्थित है अन्नपूर्णा शिखर। तो कंचनजंगा के बाद एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा शिखर है और अंत में आ जाता है धौलागिरी, जो नेपाल के इसी अन्नपूर्णा शिखर के पश्चिम में स्थित है। तो सही क्रम क्या होगा, सबसे पहले कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा शिखर और फिर धौलागिरी श्रृंखला। ठीक है, वृहद हिमालय के भू आकृतिक विवर्तनिक तथ्यों के आधार पे या संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वृहद हिमालय को लेकर फिर से 2 स्टेटमेंट हैं, देखिए। बुर्जिल, जोजिला, बारालापचा, शिवकिला, थांगला, नाथुला, जिलेबला, यह वृहद हिमालय श्रेणी में स्थित हैं। ये सारे के सारे दर्रे हैं और ये सारे के सारे दर्रे क्या वृहद हिमालय मुख्य हिमालय में पड़ते हैं? ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। ये सारे जो दरारें होती हैं, ये जो दर्रे हैं, मार्ग हैं जहाँ से आप 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर गुजर सकते हैं, ज़्यादातर आपको ये महान हिमालय में ही देखने को मिलेंगे। ये सब के सब कहाँ हैं? महान हिमालय में। ठीक है, वृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है, क्या ये सही है? जो कथन 2 है हमारा, इसमें आपको पूछा गया है कि ये आपका महान हिमालय है और यहाँ पर आपका लघु हिमालय है। लघु हिमालय के दक्षिण में आती है शिवालिक। तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में क्या होता है? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है। और लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य में क्या होता है? MBF होता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे। उत्तराखंड और भारत की चोटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। भारत का सर्वोच्च शिखर क्या गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे K2 के नाम से जाना जाता है? पहला वाला आपका बिल्कुल सही है। K2 जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम श्रृंखला का हिस्सा है। वर्तमान में ये पाक पीओके में, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वहां पर स्थित है। ठीक है, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। ठीक है, देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? वो है K2, लेकिन वो वर्तमान में कहाँ है? पीओके के अंदर। तो पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप K2 कहेंगे। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो आप कंचनजंगा को कहेंगे। ठीक है, ये भारत का जिस इलाके में पूर्ण अधिकार है वहां पर स्थित है, इसीलिए इसे भारत में स्थित जो सर्वोच्च शिखर वो माना जाता है कंचनजंगा। सिक्किम में पड़ता है, लगभग 8500 मीटर के करीब इसकी ऊंचाई है। इसके बाद तीसरा है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट का नाम सागर माथा, क्या ये सही है? ये आपका बिल्कुल सही है। नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट को स्थानीय भाषा में सागर माथा कहते हैं। ठीक है,
तिब्बत में माउंट एवरेस्ट का नाम नामचा बरवा है। क्या ये सही है? ये आपका गलत है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है इसको तिब्बत के अंदर चोमोलुंगमा इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, चोमोलुंगमा इसको कहते हैं, ना कि नामचा बरवा। चोमोलुंगमा यानी बर्फ की देवी या ब्रह्मांड की माता इसको कहते हैं वहां पर। ठीक है, तो डी वाला आपका गलत था, गलत आपने बताना था। अगला, लघु हिमालय स्थित मध्य में क्या है? तो देखिए, लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में, ये आपने बताना है। तो हमने अभी देखा, कई बार हम इस वाले को देखते हैं, यहाँ पे कवर करते हैं। सबसे ऊपर होता है महान हिमालय, महान हिमालय के बाद लघु हिमालय या जिसे मध्य हिमालय भी कहते हैं, और इसके बाद होता है शिवालिक। जो हमारा महान हिमालय है वो हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, तो इसे आंतरिक हिमालय कहते हैं। जो शिवालिक है ये हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है, तो इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। अब ये किस किस के मध्य में है मध्य हिमालय? ये लघु हिमालय, तो महान हिमालय और शिवालिक के मध्य में है। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही उत्तर होगा। कई बार वो भ्रंश रेखा के बारे में पूछ लेता है, तो इन दोनों के मध्य में कौन सी रेखा होती है? MCT, और इन दोनों के मध्य में होती है MBF। तो लघु हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री फॉल्ट के मध्य में पड़ता है। ठीक है, मध्य या लघु हिमालय की बुनियादी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमने पहले वृहद हिमालय के MCQs को देखा, अब हम बात करेंगे लघु हिमालय के। ऊपर हमने देखा ये किन के मध्य में है, यहाँ से बहुत बार सवाल आता है। चलिए अब यहाँ पे इसको लेकर कुछ स्टेटमेंट हैं, इनको देखते हैं। लघु हिमालय का विस्तार महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है, ये आपका बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा कि ये महान हिमालय है, इसके दक्षिण में स्थित होता है लघु हिमालय। ठीक है, इस पर्वत श्रेणी की औसत चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई लगभग 3000 से 4500 मीटर के करीब है। क्या ये सही है? ये भी आपका सही है। जो लघु हिमालय होता है इसकी जो एवरेज चौड़ाई है लगभग 50 किलोमीटर के करीब है, कुछ जगहों पर ज़्यादा होती है लेकिन एवरेज 50 है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, एवरेज ऊंचाई, तो 3000 से 4500 मीटर के बीच में। भारत के ज़्यादातर जितने भी पर्वतीय स्थल आते हैं, हिल स्टेशन आते हैं, वो इसी मध्य हिमालय में आते हैं। भूवैज्ञानिक संरचना के अनुसार ये पर्वत प्री कैम्ब्रियन तथा पैलियोजिक चट्टानों से बने हुए हैं। क्या ये वाला सही है आपका? ये वाला भी आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। ये जो महान हिमालय के बाद हमारा ये लघु हिमालय है, इसके बारे में माना जाता है कि ये पर्वत जो यहाँ बने हुए हैं, इस पर्वत श्रृंखला के अंदर जो पर्वत स्थित हैं, इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन और पैलियोजिक काल में जो रूपांतरित चट्टानें और अवसादी चट्टानें थी, उनके माध्यम से इसका निर्माण यहाँ पर हुआ। यहाँ की चट्टानों में आपको चूना पत्थर, क्वार्ट्जाइट, इसके अलावा अलग अलग जो पदार्थ हैं वो प्रचुर मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला भी सही है। पूछा है कौन सा सही है? तीनों सही हैं। हिमालय की विभिन्न श्रेणियों को अलग करने वाली फॉल्ट लाइंस के संबंध में कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो हिमालय की अलग अलग श्रृंखलाएं हैं, हमने देखा लघु हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक। इनको अलग अलग करने वाली कुछ रेखाएं भी हैं, तो कौन सा वाला सही है? देखिए, लघु हिमालय के उत्तर में MBF और दक्षिण में MCT है। अगर आपको ये पता है कि यहाँ पर आपका महान हिमालय है, यहाँ पर आपका मध्य हिमालय और यहाँ पर आपका शिवालिक। ठीक है, यहाँ पर स्थित होती है MCT, यहाँ पर स्थित होती है MBF। अब देखते हैं, लघु हिमालय के उत्तर में MBF है, तो लघु हिमालय के उत्तर में MBF नहीं MCT है, पहला गलत है। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच MCT है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच MBF है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर है। लघु हिमालय पूरी तरह फॉल्ट लाइन से मुक्त है, गलत है, दोनों के मध्य में स्थित है। MBF केवल नेपाल हिमालय में पाया जाता है, ये भी आपका गलत कथन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल नेपाल में पाया जाता है, ये हमारा जो पूरी हिमालय श्रृंखला है जो पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैली हुई है, उसमें हमें MBF देखने को मिलता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। अगला, लघु हिमालय की ढालों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय छोटे छोटे घास के मैदानों को अलग अलग क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है? तो हमें लघु हिमालय के ढलानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय छोटे छोटे घास के मैदान देखने को मिलते हैं, जिनको किन किन नामों से जाना जाता है? इनको कश्मीर में मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में इनको बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कश्मीर में आपने देखा होगा गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, उत्तराखंड में क्या हो गए, बेदनी बुग्याल हो गया, बगजी बुग्याल हो गया, ओली बुग्याल हो गया, ये सारे।
अगला है सूची को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ लघु हिमालय की उप श्रेणियां हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर उनसे संबंधित कुछ विशेष तथ्य। पहला, पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी ये कहाँ है या इसकी क्या विशेषता है? पीर पंजाल श्रेणी हमारी जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है और ये मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी भी है। पहले का हो जाएगा 3। मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाके में ये पूरा फैला हुआ है। इसी के अंदर इसी पीर पंजाल श्रेणी में हमारा जो बनिहाल दर्रा है जिसमें जवाहर सुरंग है वो भी स्थित है। ठीक है। दूसरा है धौलाधार श्रेणी। धौलाधार श्रेणी जो है इसका मुख्य विस्तार जो है वो हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। हिमाचल के अंदर भी कांगड़ा, कुल्लू, चंबा जो इलाके हैं वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। हिमाचल का जो सबसे फेमस हिल स्टेशन है शिमला, जो वहां की कैपिटल भी है, वो इसी धौलाधार श्रेणी के दक्षिणी इलाके में स्थित है। तो यहां पर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, यानी कि दूसरे का 1। नाग टिब्बा और मसूरी। नाग टिब्बा और मसूरी इनका संबंध उत्तराखंड से है, तीसरे का 4। महाभारत श्रृंखला या महाभारत श्रेणी ये नेपाल के अंदर है। मध्य हिमालय जब नेपाल में एंटर होता है तो मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत लेक या महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसको हिमाचल श्रेणी के नाम से भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका संबंध होगा नेपाल से और हिमाचल श्रेणी भी इसको कहते हैं। तो चौथे का हो जाएगा 2। 3, 1, 4, 2 हमारा आंसर है जो कि आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है। शिवालिक हिमालय की बुनियादी विशेषताओं और उसके निर्माण काल के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। हमने अब लघु हिमालय को भी कवर किया। अब हम आएंगे सबसे जो नवीन श्रृंखला है हिमालय की, शिवालिक, जो सबसे बाहरी श्रृंखला भी है, जिस वजह से इसे बाही हिमालय भी कहते हैं। चलिए देखते हैं। यह हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे प्राचीन श्रृंखला है। क्या ये सही है? पहला गलत है। यह हिमालय की सबसे नवीन श्रृंखला है। क्योंकि यह सबसे नवीन है, सबसे नया है, यंगेस्ट है, इसीलिए हमें यहाँ पे जीवाश्म भी देखने को मिलते हैं। हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं जिसमें आपका मुख्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक आता है। शिवालिक सबसे नई है। ठीक है। सबसे प्राचीन जो है वो महान हिमालय है या मुख्य हिमालय। इसका निर्माण काल मध्य मायोसीन से निम्न प्लीस्टोसीन यानी सेनोजोइक युग के अंतर्गत माना जाता है। शिवालिक श्रृंखला का जो निर्माण माना जाता है वो सेनोजोइक युग में माना जाता है। इसको भी याद करना है कि सेनोजोइक युग में हिमालय के किस श्रृंखला का विकास हुआ, वो हुआ शिवालिक का। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर के बीच है और इसका निर्माण बालू, कंकड़ और कांग्लोमरेट शैल की मोटी परतों से हुआ है। क्या ये सही है? ये भी आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। बालू, पत्थर, कंकड़, पत्थर, इनके माध्यम से मोटी परत जो फोल्ड होती गई यहाँ पर, उनकी वजह से शिवालिक का निर्माण हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर भूस्खलन भी आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसकी जो औसत ऊंचाई है लगभग 900 से 1200 मीटर है। हिमालय की जो 3 श्रृंखला हैं उनमें सबसे कम ऊंचाई वाली जो सीरीज़ है, जो श्रृंखला है, वो यही है। पूछा है कौन सा सही है? दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला गलत था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शिवालिक श्रेणी के स्थानीय नामों के संदर्भ में कौन सा सुमेलन गलत है? तो शिवालिक को भारत के अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे गोरखपुर के समीप इसे हुंडुआ श्रेणी कहते हैं। पूर्व में नेपाल से लगे बॉर्डर पे इसे चुरिया मुरिया श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में क्या इसे डफला और मिरी पहाड़ियाँ कहते हैं? ये गलत होगा। ये नाम ये आता है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। शिवालिक श्रृंखला का अरुणाचल में ये स्थानीय नाम है, डाफला, मिरी पहाड़ियाँ, ये सारी। जम्मू कश्मीर में शिवालिक श्रृंखला को स्थानीय रूप से जम्मू पहाड़ियाँ कहा जाता है। जो ये डाफला है, मेरी है, इसको लेकर एक सवाल और आता है कि ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, शिवालिक का स्थानीय नाम। अब एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो डाफला मेरी है, ये नाम किस वजह से पड़ा है? जैसे आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी ऐसी पहाड़ियां हैं, जैसे गारो हो गई, खांसी हो गई, ये नाम किस वजह से पड़े? ये पर्वतों के नाम है या किसके नाम है? ध्यान रखना, वहां रहने वाली जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ों के नाम है। ठीक है। अरुणाचल में डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी है, ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। वहां रहने वाली स्थानीय जनजातियों के नाम पर ये पहाड़ियों के नाम पड़े हैं। शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य पाए जाने वाली समतल संरचनात्मक घाटियों को भौगोलिक भाषा में क्या कहते हैं? तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में हमको चौरस घाटियां, चौरस मैदान भी देखने को मिलते हैं, जिनको पश्चिम में दून और पूर्व में हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को एक दूसरे से अलग करने वाली रेखा कौन सी है?
हमने देखा कि यहाँ पर आपका महान हिमालय होता है, यहाँ पर मध्य हिमालय और यहाँ पर शिवालिक। महान हिमालय के उत्तर में भी एक श्रृंखला होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। तो इन दोनों के जो बीच में रेखा होती है, यह कौन सी रेखा होती है? इसको कहा जाता है ITSZ, इंडस सांगपो सचर जोन। ये ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ये वाला ITSZ। निम्नलिखित में से कौन सी विभाजन रेखा वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के भौगोलिक मिलन बिंदु पर स्थित है? तो लघु हिमालय और महान हिमालय के मध्य में कौन सी रेखा होती है? MCT होती है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली फॉल्ट लाइन का सही नाम क्या है? तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच पूछा है तो MBF हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है शिवालिक, जो सबसे बाहरी श्रृंखला है, और फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान शुरू हो जाता है। तो इनके बीच में कौन सी रेखा है? इनके बीच में आती है HFF, हिमालयन फॉल्ट फ्रंट। ठीक है, सिडनी बुराड द्वारा नदी घाटियों के आधार पर किए गए हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमने हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं को देखा, उनसे रिलेटेड MCQs को जाना, तथ्यों के साथ जानने का प्रयास किया। अब हम हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर भी किया गया है, यहाँ से एक सवाल भी बना था, ये किया है सिडनी बुराड ने। चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। कश्मीर या पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक है, क्या ये सही है? पहला बिल्कुल सही है। जो सिडनी बुराड था, उन्होंने हिमालय का विभाजन किया नदियों के आधार पे। इसमें उन्होंने कहा कि जो कश्मीर हिमालय है, या जिसे पंजाब हिमालय भी कहते हैं, ये सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक फैला हुआ है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। कुमाऊं हिमालय का विस्तार सतलज नदी से लेकर तीस्ता नदी तक पाया जाता है, क्या ये सही है? ये आपका गलत यहाँ पे हो जाएगा। जो कुमाऊं हिमालय है, ये सतलज से लेकर तीस्ता तक नहीं होता, ये सतलज से लेकर काली नदी तक होता है। ठीक है, नेपाल हिमालय का विस्तार काली से लेकर तीस्ता तक होता है, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नेपाल हिमालय है वो काली से लेकर तीस्ता तक होता है, और फिर तीस्ता से लेकर दिहांग नदी तक हमारा होता है कौन सा? असम हिमालय। ठीक है, तो 4 प्रदेशों में उसने बांटा था। एक को कहा गया कश्मीर हिमालय सिंधु से सतलज तक, दूसरे को कहा गया कुमाऊं हिमालय सतलज से काली नदी तक, तीसरे को कहा नेपाल हिमालय काली से तीस्ता तक, चौथे को कहा असम हिमालय तीस्ता से दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी तक। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कौन सा सही है, तो दूसरा वाला तो आपका गलत है, पहला तीसरा आपका सही है। कश्मीर या पंजाब की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा भौगोलिक तथ्य गलत है? पंजाब हिमालय के बारे में आपने बताना है कौन सा गलत है। इसकी कुल लंबाई 560 किलोमीटर है और इसका फैलाव जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में है। पहला बिल्कुल आपका सही यहाँ पे होगा। जो हमारा कश्मीर हिमालय है या पंजाब हिमालय है, इसका फैलाव जो है वो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से है। 560 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, सिंधु और सतलज नदियों के मध्य में ये स्थित है। जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधार इसी हिमालय खंड का हिस्सा है, क्या ये सही? ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रोहतांग, बनिहाल, फोटुला, जोजिला जैसे दर्रे इसी क्षेत्र में आते हैं, पंजाब हिमालय के क्षेत्र में, ये भी आपका सही हो जाएगा। इस हिमालय क्षेत्र में केवल चाय की व्यावसायिक खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, क्या ये सही है? ये वाला आपका यहाँ पर गलत है। जो कश्मीर या पंजाब हिमालय होता है, ये करेवा यानी केसर की खेती के लिए काफ़ी अच्छा है, ना कि चाय के लिए। चाय के लिए जो पूर्वी वाला हिस्सा है वो ज़्यादा बेहतर है। डी वाला हमारा सही नहीं था। कुमाऊं हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन बिल्कुल सही? अब ऐसे ही स्टेटमेंट कुमाऊं हिमालय के लिए दिए गए। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है, ये सबसे लंबा प्रादेशिक भाग है, क्या ये सही है? ये वाला आपका गलत है। कुमाऊं हिमालय के बारे में सही वाले कथन को चुनना है। पहला कथन दिया कि इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है, गलत है। लगभग 320 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, और चारों जो प्रादेशिक भाग सिडनी बुराड ने बताए थे, उन चारों में ये सबसे छोटा है, ना कि सबसे लंबा। तो पहला पूरी तरीके से गलत है। इसके अंतर्गत पूरा उत्तराखंड राज्य आता है और नंदा देवी, कामेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, माणा जैसी प्रमुख चोटियां इसी में आती हैं। ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। ठीक है, यह तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, गलत है। ये आपका सतलज से काली नदी तक है। गुरु शिखर इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी गलत है। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जो राजस्थान में आती है, ना कि यहाँ पर। ठीक है, वो हिमालय का पार्ट ही नहीं है, इसको भी आपने याद रखना है।
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के हमारी इंडियन ज्योग्राफी के यहाँ पे सवालों को देखा। भारत के भौतिक विभाजन से संबंधित हमने इन सवालों को यहाँ पे डिटेल के साथ कवर किया और अतिरिक्त तथ्यों के साथ भी इनको जानने का प्रयास किया, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो सकें। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।